प्यारे मित्रों, स्टडी आइडिया चैनल पर आपका मेरे साथ एक बार फिर स्वागत है। भारतीय इतिहास की इस कड़ी में, इस सेशन में आज हम मौर्य वंश को पढ़ने जा रहे हैं और मौर्य वंश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी इसकी जानकारियां हैं, मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता चल जाऊंगा। मौर्य वंश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए नहीं, भारतीय इतिहास में भी इसका एक अपना ही महत्व है। कारण मौर्य वंश ने ही उस दौरान की सामाजिक जो व्यवस्था थी, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो व्यवस्था थी, उसको एक सुव्यवस्थित किया, उसको व्यवस्था में लेकर आए। और ये सब किसकी मदद से हुआ? ये मदद हुआ कौटिल्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। अब कौटिल्य और चंद्रगुप्त से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो मैं इस वीडियो में आपको शेयर करने जा रहा हूं। बात करते हैं मौर्य वंश के संस्थापक की। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य की जाति या चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ण से संबंधित थे या हैं, ये पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है। लेकिन कुछ विद्वानों ने अपने अपने अनुसार इनको अलग अलग वर्ण व्यवस्था में रखा भी है। जैसे हम पुराणों की ही बात करें तो पुराणों के अनुसार अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र व अधर्मी माना है, अगर हम पुराणों की बात करें। लेकिन जस्टिन जो यूरोप के लेखक थे, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक साधारण परिवार का सदस्य माना। इन्होंने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य तो एक साधारण परिवार से संबंधित थे। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें जूनागढ़ का जो लेख, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वेश्य बताया गया कि वेश्य थे वर्ण व्यवस्था के अनुसार। लेकिन अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें या बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ में इसका अलग ही वर्णन है। बौद्ध ग्रंथ में बताया गया है कि ये निम्न जाति के थे। निम्न जाति के कैसे थे, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिताजी सर्वार्थ सिद्धिकी मौर्य जिस स्थान पर रहते थे वहां पर मोरों की संख्या बहुत अधिक थी। और मोर को संस्कृत में क्या कहते हैं? मोर को संस्कृत में कहते हैं मयूर है, और पाली भाषा में कहा जाता है मोर। इसी के नाम पर इनको मौर्य कहा जाने लगा। किसको? पाली भाषा में। पाली भाषा के अनुसार इनका नाम क्या रखा गया? मौर्य। और बौद्ध ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य के जो पिताजी हैं सर्वार्थ सिद्धिकी, इनको महात्मा बुद्ध का जो वंश है, महात्मा बुद्ध का जो वंश, शाक्य वंश, उनसे जोड़कर देखा जाता है। और माना जाता है, अगर हम निष्कर्ष निकालें तो इस साधारण परिवार से या शूद्र से या इन तीन कथनों को अगर हम देखें तो माना जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या निम्न जाति से थे। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि इनकी जाति बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, लेकिन निष्कर्ष अगर हम निकालें, निष्कर्ष में यही निकलता है कि क्या थे? निम्न जाति के थे। और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार ये एक जनजाति से संबंध रखते थे। ये तो थी चंद्रगुप्त मौर्य की जाति
जो स्पष्ट नहीं है। घनानंद जो उस दौरान बहुत ही शक्तिशाली राजा भी था और सिकंदर जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था उनके समकालीन राजा थे। माना जाता है कि कौटिल्य इन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात अपनी सेवा घनानंद के दरबार में या घनानंद राजा के यहाँ पर देने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन घनानंद ने इनका अपमान किया। अपमान करने के कारण ही कौटिल्य ने प्रतिज्ञा ली कि घनानंद का जो वंश है, घनानंद जो राजा है, उसका विनाश करने के पश्चात ही मैं शांति से बैठूंगा। और इस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए में कौटिल्य संसाधनों को इकट्ठा करने लगे। उसी दौरान इनकी जो मुलाकात थी, इनकी मुलाकात किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य से इनकी मुलाकात हो जाती है। और चंद्रगुप्त मौर्य जिनका जन्म कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। कब? 345 ईसा पूर्व में। माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो पिताजी थे सर्वात सिद्धि, ये घनानंद के दरबार में एक सैन्य पद पर आसीन थे और एक युद्ध करते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। और कब हुई थी? जन्म से पहले ही इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। जन्म के एक दुर्भाग्य भी था। जन्म के 10 वर्षों के पश्चात इनकी माताजी की मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के पश्चात इनका पालन पोषण बड़ा ही दुखद रहा। लेकिन जैसे ही कौटिल्य की नज़र चंद्रगुप्त मौर्य पर पड़ती है, चंद्रगुप्त मौर्य को तुरंत वे गोद ले लेते हैं और उसका पालन पोषण आगे में से करते हैं। और किसके लिए? प्रशिक्षित करते हैं, पूरा ट्रेन करते हैं। किसको? घनानंद को हराने के लिए। और 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना कर लेते हैं। ये तो इनकी स्थापना की बात हुई। अब बात करते हैं पिताजी। मैंने बताया सर्वार्थ सिद्दीकी इनके पिताजी थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म के पहले ही युद्ध में मारे गए थे। इनकी माता का नाम मौरा मौर्य था। मौरा मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म के 10 वर्षों के पश्चात इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी पत्नी का नाम दुर्धरा और कर्नेलिया, एक दूसरा नाम भी था कर्नेलिया। ये दूसरा जो नाम आए कहाँ से आए मैं आपको बताता हूँ। कर्नेलिया 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस के साथ होता है। काफी समय तक युद्ध चलता है और अंत में सेल्यूकस को संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अब सेल्यूकस की चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि हो जाती है और इसी संधि के अनुसार सेल्यूकस अपनी लड़की कर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। और साथ में कुछ राज्य जैसे कुछ एरिया इनको चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप देते हैं। इनके एक दरबारी कवि थे सेल्यूकस के, जिसका नाम था मेगास्थनीज। सेल्यूकस मेगास्थनीज को भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज देते हैं। और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। मेगास्थनीज द्वारा लिखित एक पुस्तक का नाम जिसका नाम है इंडिका, इन्होंने मौर्य कालीन शासन व्यवस्था को बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी इस पुस्तक में लिखा है, इसका वर्णन किया है।
आगे चलते हैं। इनके पुत्र का नाम था बिंदुसार, जो इनकी मृत्यु के पश्चात इनका उत्तराधिकारी बना। राजनीतिक गुरु की बात करते हैं। राजनीतिक गुरु जो मैंने पहले भी बताया था, राजनीतिक गुरु इनके कौन थे? कौटिल्य, जिसका दूसरा नाम विष्णुगुप्त, और एक नाम और भी था, इनका नाम चाणक्य। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र राजनीतिक ग्रंथ है। एक अर्थशास्त्र और भी है जिसकी रचना एडम स्मिथ ने की थी, लेकिन वो क्या है? वो अर्थव्यवस्था से जुड़ा अर्थशास्त्र है, और यह है राजनीतिक अर्थशास्त्र। बात करते हैं इनके अनुयायी की। ये अंतिम समय में इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था, और जैन धर्म की दीक्षा भद्रभाव ने उनको जैन धर्म की दीक्षा दी थी। और इनकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व मैसूर के निकट श्रवण बेलगोला नामक पर्वत पर इनकी मृत्यु हुई थी। और कैसे? जो जैन धर्म का जो तरीका है, जो इनके गुरु होते हैं, में उपवास रखकर बिना कुछ खाए पिए उन्हें शरीर त्याग देना पड़ता है। तो इनकी मृत्यु काफ़ी लंबे उपवास के पश्चात श्रवण बेलगोला नामक पर्वत पर हुई थी। और इस श्रवण बेलगोला पर्वत पर कहाँ है? कर्नाटक। यूरोपीय लेखक जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की जो सैन्य व्यवस्था थी वह अद्भुत थी, विशाल थी। जस्टिन के अनुसार, जस्टिन का मानना था, जस्टिन के अनुसार 6 लाख इनके पास पैदल सैनिक थे। 30,000 घुड़सवार थे, 9,000 हाथी थे, और 8,000 इनके पास रथ थे। इतनी विशाल सेना चंद्रगुप्त मौर्य के पास थी, और इन्होंने इसी विशाल सेना के बलबूते सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस को पराजित कर और संधि के अनुसार इन्होंने अपनी लड़की कर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी, और अपना कुछ एरिया जैसे कंधार, काबुल, मकरान, और एक जगह और जो इन्होंने हेरात चंद्रगुप्त मौर्य को दे दी थी। और इन्होंने इनका एक दरबारी, सेल्यूकस का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था मेगास्थनीज। इन्होंने एक पुस्तक लिखी इंडिका, और अपनी इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य की जो शासन व्यवस्था थी उसको बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने वर्णित किया है, एक्सप्लेन किया है। और इंडिका के अनुसार जो मेगास्थनीज था, इन्होंने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत खास भी है। और 7 भाग कौन कौन से हैं जो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा? पहला जो नंबर 1 पर लिखा दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। इस तरह से मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। और ये भी बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो कुल शासन रहा 24 वर्षों तक रहा। 24 वर्षों तक चंद्रगुप्त ने शासन किया, और पूरा मौर्य वंश का जो शासन रहा 137 वर्षों तक मौर्य वंश का शासन रहा। अर्थशास्त्र के अनुसार हम देख के चलें तो अर्थशास्त्र के अनुसार जो कौटिल्य द्वारा रचित है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको सेनापति माना गया, और जो गुप्तचर होता था गुप्तचर को गूढ़ कहा गया। गूढ़ कहा गया
अगर देखा जाए दो पुस्तकें जिनका हम अध्ययन अगर करते हैं तो हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो शासन व्यवस्था थी वो बहुत ही सुव्यवस्थित थी। जिस शासन व्यवस्था ने भारतीय समाज को राजनीतिक एक नई राजनीति, नई आर्थिक और नई सामाजिक व्यवस्था इनको दी। इस तरह से 24 वर्षों के शासन के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है और इनका जो उत्तराधिकारी बनता है, उनका उत्तराधिकारी होता है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था और बिंदुसार का जो शासन था 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक रहा। बात करते हैं इनकी बायोग्राफी से रिलेटेड। इनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ। पिता चंद्रगुप्त मौर्य, माता दुर्धरा। चंद्रगुप्त मौर्य की 2 पत्नी थी, लेकिन जो साक्ष्य मिलते हैं उन साक्ष्यों में बिंदुसार की माता दुर्धरा ही थी। इनकी 2 पत्नी थी, एक का नाम चारुमित्रा था और दूसरी का नाम सुभद्रांगी था। इनकी 3 संतान थी, सुसीम, अशोक और तिष्य। लेकिन अशोक के 5वें शिलालेख के अनुसार पता चलता है कि ये कई बहन भाई थे। इनका धर्म था आजीविका धर्म। ये आजीविका धर्म पर सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते, सबसे ज़्यादा इनको ही मानते थे। मृत्यु 272 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु है। अब इनकी उपाधि की बात करते हैं, इनको नाम की बात करते हैं। संस्कृत भाषा में बिंदुसार को अमित्रघात कहा। अमित्रघात का मतलब शत्रु का विनाशक। संस्कृत में बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है और अमित्रघात का मतलब क्या है? शत्रु का विनाशक। और जैन ग्रंथ के अनुसार अगर बात करें तो जैन ग्रंथ के अनुसार इन्हें सिंहसेन कहा है, सिंहसेन। और अगर पुराणों की बात करें, पुराणों में बिंदुसार को भद्रसार कहा है। इस तरह से इनको 3 अलग अलग नामों से भी जाना जाता है और माना जाता है कि ये भी कहा जाता है कि बिंदुसार को पिता का पुत्र, पुत्र का पिता भी कहा जाता है। बिंदुसार को कई नामों से जाना जाता है, एक पिता का पुत्र, और पुत्र का पिता। इस नाम से भी इसको जाना जाता है। बात करते हैं थोड़ा सा इनके पुत्र। इनके मैंने बताया अशोक के 5वें अभिलेख में बिंदुसार के कई पुत्र और पुत्रियों का वर्णन मिलता है, लेकिन जो इनकी बड़ी संतान थी उसका नाम था सुसीम। कहा जाता है कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला के लोगों ने 2 बार विद्रोह किया था। तक्षशिला के लोगों ने 2 बार विद्रोह किया। एक बार तो विद्रोह इसके बड़े पुत्र सुसीम के कारण हुआ था, जिसको इन्होंने खुद दबा दिया था। लेकिन दूसरा विद्रोह जिसका कारण नहीं पता चल पाया था, उस विद्रोह को इसके पुत्र अशोक ने क्या कर दिया था? उस विद्रोह को अशोक ने ही रोक दिया था, अशोक ने उसका दमन कर दिया था। कई चीजें हैं। एक तारानाथ थे जो तिब्बत के रहने वाले थे, तिब्बती इतिहासकार कहा जा सकता है। तिब्बती इतिहासकार के अनुसार बिंदुसार ने भारत में एकता कायम की। तारानाथ के अनुसार ये तिब्बत के
इतिहासकार थे, इनका मानना है कि बिंदुसार ने भारत में एकता कायम की थी। और ये भी माना जाता है, तारानाथ ने ये भी कहा है कि बिंदुसार ने 16 युद्ध किए और 16 युद्धों में विजय हासिल किए, मतलब 16 राज्यों को इन्होंने जीता। बिंदुसार एक ऐसे शख्सियत थे जिनका संबंध, जिनकी दोस्ती सीरिया के राजा से थी, और सीरिया के राजा और इनके बीच पत्रों का आदान प्रदान होता था। इन्होंने अपने आग्रह पर, इन्होंने जब सीरिया के जो राजा थे, जिनका नाम एथेनियस था, रब करना पड़ेगा थोड़ा सा, इसको कर देते हैं। सीरिया के जो राजा थे एथेनियस उनका नाम था। सीरिया के राजा एथेनियस और बिंदुसार के बीच पत्रों का आदान प्रदान होता था। बिंदुसार ने जब सीरिया के राजा से आग्रह किया, 3 चीज़ों का आग्रह किया था। एक, मीठी शराब, पहले। दूसरे, सूखे अंजीर। अब सीरिया के जो राजा थे उन्होंने 2 चीज़ों को तो भारत भेज दिया था, लेकिन जो तीसरी चीज़ को वे नहीं भेज पाए थे, और तीसरी चीज़ का नाम था सॉफिस्ट। इन 3 चीज़ों को बिंदुसार ने आग्रह करने पर सीरिया के जो राजा थे उनसे आग्रह करके भारत मंगाया था। अब सीरिया के राजा ने मीठी शराब और सूखे अंजीर तो भेज देते, लेकिन इनको नहीं भेज पाए थे क्योंकि वहाँ के रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ था। बिंदुसार के जो उत्तराधिकारी सुसीम को माना जाता है, लेकिन सुसीम और अशोक के बीच उत्तराधिकारी को लेकर दोनों के बीच युद्ध होता है, जिसमें अशोक विजय हो जाता है और इनके पश्चात इनका उत्तराधिकार कौन हो जाता है? अशोक। अगले कॉन्सेप्ट में, अगले टॉपिक में हम, क्योंकि अशोक का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही लेंदी है, विस्तृत है और बहुत ही खास भी है, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हम चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार को ही रखेंगे। अगली वीडियो में फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहे। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं चैनल सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले।